लक्ष्य कोचिंग सेंटर गोवाड़ा में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कराएंगे गुप्त वंश। और गुप्त वंश के बारे में हमने पिछली क्लास में बता दिया था कौन कौन से उसके पुरातात्विक स्रोत है, कौन कौन से उसके साहित्यिक स्रोत है, कौन सी किताब में गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिल रही है, वे कौन कौन से लेख है जिसमें आप गुप्त वंश के बारे में जाना। ठीक है, आज हम गुप्त वंश के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे। और गुप्त वंश की शुरुआत या गुप्त वंश की स्थापना एक व्यक्ति ने करी थी जिसका नाम था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की कर दी स्थापना। गुप्त वंश की स्थापना किसने कर दी? श्रीगुप्त ने। याद रख लेना, गुप्त वंश की स्थापना किसने करी? श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त ने एक उपाधि दान करी थी, जो पेपर में कई बार आ जाए। इसने एक उपाधि दान करी थी, महाराजा की उपाधि। पेपर में सीधा क्वेश्चन आ रहा है, गुप्त वंश में महाराजा की उपाधि दान है किसने करी? श्रीगुप्त ने। ठीक है, इसके बारे में इतना क्वेश्चन आया है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने करी? किसने करी? श्रीगुप्त ने। ज्यादातर श्रीगुप्त के बारे में यह आ जाएगा कि श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? महाराजा ने। इसके बाद श्रीगुप्त का एक बेटा हुआ, श्रीगुप्त का एक बेटा हुआ जो इसका उत्तराधिकारी बना। इसका बेटा क्या बना? जो उत्तराधिकारी बना, उसका नाम था घटोत्कच। वो श्रीगुप्त का एक बेटा उत्तराधिकारी जो बना, उसका नाम था घटोत्कच। ठीक है ना? घटोत्कच श्रीगुप्त का बेटा था जो कि बना था उत्तराधिकारी बना था। और घटोत्कच ने भी, याद रखना, घटोत्कच ने भी एक उपाधि दान करी थी, महाराजा की उपाधि। इसने भी उपाधि दान करी। कौन सी उपाधि दान करी? जिसने भी महाराजा की उपाधि। याद रखना, यहाँ से क्लियर हो गया। श्रीगुप्त की स्थापना, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने करी थी। और श्रीगुप्त ने एक उपाधि दान करी थी जो पेपर में अक्सर आ गया है, महाराजा। ठीक है, श्रीगुप्त का एक बेटा था घटोत्कच। घटोत्कच ने भी क्या उपाधि दान करी थी? महाराजा की उपाधि। लेकिन गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना था ना, जैसे दैया आया गुप्त वंश की स्थापना किसने करी? तो लिखना श्रीगुप्त। ठीक है, लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त को। याद रखना। और चंद्रगुप्त को ही गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। और यहीं से एक प्रकार से गुप्त वंश की शुरुआत मानी जाती है वास्तविक तरह से। मेरी बात सुनो, वैसे तो वास्तविक जो शुरुआत मानी जाती है ना गुप्त वंश की, यहाँ से मानी जाती है। लेकिन गुप्त वंश की स्थापना पूछ लिया तो श्रीगुप्त ने। और लेकिन गुप्त वंश की जो वास्तविक स्थापना करी थी ना वो करी थी चंद्रगुप्त ने। और ये पढ़ाया चंद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त रहा था 319 से लेकर 335 ईसा पूर्व थी, ईस्वी थी। ईसा पूर्व तो नहीं, 319 से लेकर 335 ईस्वी तक कौन रहा? चंद्रगुप्त। एवं चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ाएंगे। चंद्रगुप्त ने एक संवत अपनाया था, गुप्त संवत। याद रखना भाई। इसी में गुप्त संवत की शुरुआत करी।
गुप्त वंश की शुरुआत किसने करी? चंद्रगुप्त ने। और इसने एक उपाधि दान करी थी जो पेपर में सबसे ज्यादा बार आ रहा है, महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की उपाधि किसने दान करी थी? पेपर में बहुत आ गई। महाराजा धीराज की उपाधि दान किसने करी थी? महाराजा धीराज की उपाधि दान किसने करी थी? चंद्रगुप्त ने। याद रखना, ठीक है। महाराजा धीराज की उपाधि किसने दान करी? चंद्रगुप्त ने। और चंद्रगुप्त को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी की थी। इसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से शादी की थी। लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से शादी चंद्रगुप्त ने करी थी। और यही पहला शासक जो गुप्त वंश में के चला हुआ है, रजत सिक्के। गुप्त वंश का प्रथम शासक जिसने रजत सिक्के चलवाए। गुप्त वंश का प्रथम शासक जिसने के चलवाए थे? रजत सिक्के। इतना मैंने याद रखना है। गुप्त वंश के बारे में हमने पढ़ा, श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना करी। श्री गुप्त ने एक उपाधि दान करी थी महाराजा की। और गुप्त वंश का एक बेटा था घटोत्कच, उसने भी महाराजा की उपाधि दान करी थी। उसके बाद गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त यही से याद रखना, 319 से लेकर 335 ईस्वी थी कौन रहा था? चंद्रगुप्त। ये मौर्य नहीं है, ये चंद्रगुप्त है। मौर्य तो जा लिया, जो अपन मौर्य वंश पढ़ा था वो मौर्य वंश तो जा लिया। ये गुप्त वंश, और गुप्त वंश में कौन सा शासक? चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त ने एक उपाधि दान करी थी महाराजा धीराज की। और इसने लिच्छवी देख लो, लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से शादी करी थी। और प्रथम शासक जिसने रजत सिक्के चलवाए थे वे कौन है? चंद्रगुप्त। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद इसका बेटा आया समुद्रगुप्त। इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी आता है वो कौन सा आता है? समुद्रगुप्त। अब हम पढ़ाएंगे समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो एक नेक्स्ट उत्तराधिकारी कौन हुआ है? समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त है वो रहता है 335 से लेकर 375 ईस्वी तक, ठीक है। और इसी को कहते हैं भारत का नेपोलियन। इसी को के वहां भारत का नेपोलियन। विसेंट ऑर्थर स्मिथ के अनुसार भारत का नेपोलियन स्मिथ के अनुसार भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं भाई? समुद्रगुप्त को। इसे भारत का नेपोलियन, इसे भारत का नेपोलियन
क्यों को वहां, क्योंकि क्योंकि इसने क्योंकि इसने 12 शासक तो वही साउथ इंडिया के रहे। 12 शासक तो साउथ इंडिया के रहे और 9 शासक नॉर्थ इंडिया के रहे। ठीक है, और 12 9 प्लस 21 शासकों को हराने के बाद वीएस स्मिथ ने सीखे गया है भारत का नेपोलियन है। और इसके शासकों को हराने के बाद इसने एक उपाधि धारण करी, तो अपने आप में ये उपाधि धारण करी थी जिसका नाम है चक्रवर्ती सम्राट। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखो भाई, अब पढ़ा समुद्रगुप्त में वी.ए. स्मिथ के अनुसार भारत का नेपोलियन की नगवाहा समुद्रगुप्त। इन्हें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा? क्योंकि इसने 12 शासक तो साउथ इंडिया के रहे और 9 शासक है नॉर्थ इंडिया के। टोटल 21 शासकों को जब इन्हें हरा दिया तो अपने आप ने इसने एक उपाधि धारण करी थी चक्रवर्ती सम्राट की। और वी.ए. स्मिथ ने सीखे गया था भारत का नेपोलियन। ठीक है, इसने एक अश्वमेध का आयोजन करवाया था। इसने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। जब इस अश्वमेध युद्ध का आयोजन करवा दिया ने, अश्वमेध युद्ध का आयोजन करवा दिया तो इसे एक और उपाधि नवाजा गया, विक्रमांक की उपाधि। यज्ञ का आयोजन करवाया, इसके बाद इसे एक और उपाधि मिली, एक और उपाधि मिली। कौन सी मिली? विक्रमांक। कौन सी? विक्रमांक। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। विक्रमांक की उपाधि न कब मिली? जब इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। जब इन्हें किस शासकों को करवा रहा तो इन्हें कौन सी उपाधि मिली? एक प्रकार से खुद होके कहा चक्रवर्ती सम्राट। और वे स्मिथ ने किसी के कहा भारत का नेपोलियन। यहां तक क्लियर हो गया। इसी का एक दरबारी कवि था, इसी का एक दरबारी कवि था जो पेपर में बहुत ज्यादा हो रहा है, अरिसेन। और अरिसेन के बारे में आपने सुना भी होगा। अरिसेन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। और समुद्रगुप्त का जो अरिसेन दरबारी कवि था, इसी के द्वारा उल्लेख किया गया था इलाहाबाद स्तंभ का। इसी ने एक प्रकार से कौन सा स्तंभ लिखने का काम किया था? इलाहाबाद स्तंभ। और इलाहाबाद स्तंभ एक प्रकार का अरिसेन ने लिखने का काम किया। तो इसमें इस जो स्तंभ है इसमें क्या का उल्लेख दिया गया है? समुद्रगुप्त का उल्लेख दिया है। और किसने दिया है? किसने दिया है? अरिसेन। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और इसी इलाहाबाद स्तंभ में क्या कराया गया है? क्या कराया गया है? क्या कराया गया है? समुद्रगुप्त
का उल्लेख, ठीक है। और अरिशे में एक और प्रयाग प्रशस्ति का भी, प्रयाग प्रशस्ति का भी उल्लेख किया है, जिसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है। इसमें यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देख दोबारा देखो समुद्रगुप्त ना भाई, गुप्त वंश की शुरुआत हुई थी, श्री गुप्त ने स्थापना करी। दोबारा देखो एक बार रिवीजन कर लो। गुप्त वंश हमने स्टार्ट किया और गुप्त वंश की शुरुआत किसने करी? श्री गुप्त ने। और श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना करने के बाद एक गुप्त वंश की श्री गुप्त ने स्थापना कर दी। यहाँ तक क्लियर हो गया। श्री गुप्त ने एक उपाधि दान करी थी, महाराजा की उपाधि। ये क्वेश्चन आ रहा है, गुप्त वंश की स्थापना किसने करी? श्री गुप्त ने। श्री गुप्त ने कौन सी उपाधि दान करी? महाराजा। श्री गुप्त का एक बेटा घटोत्कच, और घटोत्कच ने भी किसकी उपाधि दान करी थी? महाराजा की उपाधि, ठीक है। जो वास्तविक गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है वो चंद्रगुप्त माना जाता है। और चंद्रगुप्त कब से कब रहा था? 319 से लेकर 335 तक, और 335 से लेकर 375 तक कौन आया? फिर समुद्रगुप्त। पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है। एक गुप्त संवत की शुरुआत करी थी, गुप्त संवत की शुरुआत किसने करी? चंद्रगुप्त ने, ठीक है। गुप्त वंश की शुरुआत किसने करी? चंद्रगुप्त ने, ठीक है। और चंद्रगुप्त ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी करी थी। लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी करी थी। और यह पहला शासक था जिसने रजत सिक्के चलाए थे। क्या सिक्के चलाए थे? रजत मतलब रजत क्या हुआ है? चांदी के सिक्के प्रकार का कह जाना, ठीक है। और चंद्रगुप्त के बाद कौन सा आया? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को क्या कहा गया भाई इतिहास में? भारत का नेपोलियन। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा है? वी ए स्मिथ या विसेंट आर्थर स्मिथ के अनुसार भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त, ठीक है। इसने 12 शासक हराए साउथ इंडिया के और 9 शासक हराए नॉर्थ इंडिया के। टोटल 21 शासकों को हराने के बाद वी ए स्मिथ ने इसे क्या की उपाधि दान करवाई थी? भारत का नेपोलियन। और समुद्रगुप्त ने अपने आप को कहलाया था चक्रवर्ती सम्राट। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद इसने एक असौम्य यज्ञ करवाया था। असौम्य यज्ञ करवाने के बाद इसने एक और उपाधि दान करी, विक्रमान की उपाधि। देख वी स्मिथ के अनुसार तो भारत का नेपोलियन। जब 21 शासकों पर आया तो इसे क्या कहलाया? चक्रवर्ती ने सम्राट। जब इसने असौम्य यज्ञ करवाया तो इसे क्या की उपाधि दान करी गई? विक्रमान, ठीक है। इसी का दरबारी कोई था? हरिसेन। और हरिसेन ने ही इलाहाबाद स्तंभ की स्थापना करी। और इलाहाबाद स्तंभ में एक प्रयाग प्रशस्ति का भी उल्लेख दिया गया है। और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने करी है? हरिसेन। और इसी इलाहाबाद स्तंभ में समुद्रगुप्त का उल्लेख किया गया है। यहाँ तक क्लियर होया या नहीं होया? बोलो, हो गया? आगे चलिए। इसके बाद आओ, इसी से जो वास्तव में ना, इसी से हमें ये जानकारी मिल रहा है कि इसी से हमें ये जानकारी मिल रहा है कि जो समुद्रगुप्त है ना, ऊपर वाला तो जो ये समुद्रगुप्त है ना, ये कवि भी था। क्या था? ये कवि भी था। इसलिए समुद्रगुप्त को एक और उपाधि मिल रही है, कविराज की उपाधि। समुद्रगुप्त को क्या उपाधि मिल रही है? कविराज की। समुद्रगुप्त एक कवि था, यह एक कवि था, इसलिए
इसलिए इसे कविराज कहकर भी पुकारा गया है, या कह सकते हैं इसे एक और उपाधि मिल रही है। कौन सी उपाधि? कविराज। और यहीं से भी ये जानकारी भी मिल रहा है कि जो समुद्रगुप्त कालीन सिक्के थे ना, जो समुद्रकालीन सिक्के थे, समुद्रकालीन सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, जो एक कवि था, कविराज की उपाधि मिल गई। सिक्के पर उस टाइम पे समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, मतलब है समुद्रगुप्त की आकृति दिखाई गई है जिसमें के बजाओ समुद्रगुप्त वीणा बजाओ। यहीं से भी ये जानकारी मिल रही है कि ब्रह्मांड का सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा था? वीणा। यहीं से भी ये जानकारी मिल रही है, यहीं से हमें ये जानकारी मिलती है कि संसार का सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा भाई? वीणा। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसने बौद्ध धर्म का भी मतलब संरक्षण दिया है। इसने बौद्ध धर्म का भी संरक्षण दिया है, मतलब बौद्ध धर्म का संरक्षण। और क्यों करें बौद्ध धर्म का संरक्षण है? इसके दरबार में एक बौद्ध भिक्षु रहा करता था, वसुदेव। याद रखना, इसने बौद्ध धर्म का भी संरक्षण किया। इसके दरबार में एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम क्या था? बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम क्या था? वसुदेव। ठीक है, वसुदेव जो या वसुदेव की जगह वसुबंधु लिख लो। वसुबंधु, ठीक है, हाँ वसुबंधु भाई, वसुबंधु वसुबंधु। ठीक है, वसुबंधु के दरबार में एक बौद्ध भिक्षु रहा करता। इसने इसको मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उकसाया था और इसने बौद्ध धर्म का ने संरक्षण दिया था। याद रखना, यहीं से याद रखना भाई, समुद्रगुप्त के दो बेटे थे। समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, एक का नाम था तो रामगुप्त और दूसरे का नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त किसी का वहां सेकंड। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट था जिसने एक उपाधि दान करी थी, महाराजा देवराज। जो उपाधियां तो यहाँ से क्वेश्चन होने सबसे ज्यादा तो क्वेश्चन होने वो चंद्रगुप्त फर्स्ट का हुआ है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने एक उपाधि दान करी थी, उनसे भी महाराजा धीराज की उपाधि। यहां तक क्लियर हो गया? देखो समुद्रगुप्त ये तक समझ में आया ही नहीं आया। मैंने दोबारा देखो समुद्रगुप्त फटाफट वी.ए. स्मिथ या विसेंट ऑर्थर स्मिथ के अनुसार भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? क्यों कहा गया इसे? क्योंकि इसने
12 तो साउथ इंडिया और 9 नॉर्थ इंडिया शासकों को हराया और इसने टोटल 21 शासकों को हराकर अपने आप को तो चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि और वी समित के अनुसार से क्या कहा गया, भारत हारने को। इसने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया, अश्वमेध यज्ञ करवाने के कारण से क्या कहा गया, विक्रमा। ठीक है। और इसका एक दरबारी कोई था हरिसेन। हरिसेन ने ही इलाहाबाद स्तंभ की एक प्रकार से इलाहाबाद स्तंभ में भी पर्याप्त प्रशस्ति की स्थापना करी, जिसमें समुद्र को टीके दिखाई गई है, प्रशंसा दिखाई गई है। और इलाहाबाद स्तंभ से ही हमें ये जानकारी मिल रही है कि ये था कवि था, इसलिए से कवि राज के भी उपाधि मिली। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, इसलिए कहते हैं कि जो वीणा वादक भी है, क्योंकि वीणा बजाया करता। और यहीं से भी ये जानकारी मिली कि संसार का सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, वीणा। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसने बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया। इसके दरबार में एक बौद्ध भिक्षु था, वसुबंधु। इसके 2 बेटे थे, रामगुप्त और समुद्रगुप्त। इसके बाद 375 में इसकी मृत्यु होगी। इसकी मृत्यु के बाद एक बेटा उत्तराधिकारी बना रामगुप्त। और रामगुप्त 375 से लेकर 380 थी। कब से कब थी भाई, 375 से 380 थी। अब रामगुप्त के बारे में कम पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में पेपर में नहीं आता। ठीक है, तुम लिखना चाहो तो लिख लियो, क्योंकि स्टोरी जरूर बताऊंगे भाई। ठीक है। जैसे ही रामगुप्त बना, तो रामगुप्त 375 से लेकर 380 ईस्वी तक। ठीक है, रामगुप्त। तो ये रामगुप्त है ना, रामगुप्त है। इसकी जो हमें जानकारी मिला है ना, वो मिलती है 13वीं लेख में। रामगुप्त की जो जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है, मिला है 13वीं लेख में। और एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है, सती प्रथा। सती प्रथा की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है, याद रखना। ये शिक्षा की जानकारी मिला है 13वीं लेख से ही। सती प्रथा, सती प्रथा की जानकारी हमें वहां से, और यहीं से माना जाता है कि सती प्रथा की शुरुआत हुई थी। यहीं से गुप्त वंश से माना जाता है कि सती प्रथा की स्टार्टिंग हुई थी। तथा इसकी जानकारी हमें देवी चंद्र गुप्तम एक उपन्यास है, वहां से भी मिलती है। जो ये सती प्रथा है, सती प्रथा की जानकारी है, एक उपन्यास है, उससे भी मिलती है। उपन्यास का क्या नाम है, देवी चंद्रम गुप्तम। देवी चंद्रम गुप्तम एक उपन्यास से भी हमें किसकी जानकारी मिलती है, सती प्रथा की। ठीक है, सती प्रथा की जानकारी हमें अभिलेख से प्राप्त होती है। एक उपन्यास अनुसार देवी चंद्र गुप्तम, देवी चंद्रम गुप्तम से प्राप्त होती है। और इस उपन्यास से ये भी जानकारी प्राप्त होती है कि इस उपन्यास से कौन सा इस उपन्यास से भी और इस अभिलेख से भी ये हमें जानकारी प्राप्त होती है, मतलब इस उपन्यास से भी। ठीक है, और इस अभिलेख से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि रामगुप्त की एक पत्नी थी। इसकी रामगुप्त की एक पत्नी थी, जिसका नाम था दरु देवी। जो ये दरु देवी थी ना, ये जैसे पद्मावत के स्टोरी देखी है और भी स्टोरी देखी है, ये मतलब बहुत जो सुंदर स्त्रियों में से आती है ना, उनमें से थी दरु देवी। जो दरु देवी है ना, वो प्यार तो ग्रह करती चंद्रगुप्त है, लेकिन बड़ा कौन था, रामगुप्त। इसकी शादी एक प्रकार से जबरदस्ती करवाई थी रामगुप्त है।
और उस टाइम पर जो चंद्रगुप्त है वो बड़ा आज्ञाकारी हुआ करता, जो घर का ने कह दिया वो मानना पड़ा करता। उन्होंने कहा यार अपन ने फिल्म देखी है, फिल्मों में जो बड़े राजा होते हैं जो बड़े निर्णय ले लेते तो ले लेते हैं, चाहे उनमें भला हो चाहे बुरा हो, चाहे मतलब उन अपनी जान भी क्यों ना गंवानी पड़े। ठीक है, उसी प्रकार चंद्रगुप्त ने अपनी प्रेमिका की शादी किससे करवा दी थी? अपने बड़े भाई रामगुप्त से। ठीक है, और रामगुप्त की पत्नी कौन सी होगी? दुर्योधन। याद रखना रामगुप्त के काल में आक्रमण हो गया सबों का आक्रमण। रामगुप्त के शासनकाल में, रामगुप्त के शासनकाल में एक आक्रमण हुआ। कौन सा आक्रमण बोलते इसको? सबों का आक्रमण। और सबों का आक्रमण में भी कौन था यहाँ पर शासक सबों का? रुद्रसेन तृतीया। जो रुद्रसेन तृतीया है, रुद्रसेन तृतीया ने एक प्रकार से माना जाता है कि ध्रुवदेवी को देख लिया था और ये सबों का आक्रमण गुप्त वंश में इसको प्राप्त करने के लिए हुआ था। ध्रुवदेवी जब सबों ने गुप्त वंश पे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, और खासकर राजा कौन था? रामगुप्त। रामगुप्त का आक्रमण हो गया सबों का, और तो रामगुप्त के सामने एक ही शर्त रखी कि तुम मुझे ध्रुवदेवी दे दे, हम यहाँ से छोड़ कर चले जाएंगे। लेकिन रामगुप्त इतना कायर और इतना अयोग्य था, सबों की इसने जो शर्त थी ध्रुवदेवी को देने की वो मान लेती। जब ये बात चंद्रगुप्त को पता चली कि ध्रुवदेवी को देने का फैसला कर चुका है रामगुप्त, तो ऊपर का कौन आया? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने निर्णय ले लिया, सबसे पहले तो रामगुप्त पर अटैक किया और रामगुप्त को मारा। ठीक है, और फिर सबों पर आक्रमण किया, और सबों का विनाशक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त सेकंड को। ठीक है, सबों पर आक्रमण करके रुद्रसेन की तृतीया कर दी, मतलब हत्या, रुद्रसेन तृतीया की हत्या कर दी, और जो ध्रुवदेवी थी उसे शादी कर ली। अब ध्रुवदेवी किसकी पत्नी को आई? यहाँ तक क्लियर हो गया या मतलब जो ये उपन्यास है इनका में जानकारी मिल रहा है कि एक प्रकार का सबों का आक्रमण हुआ था। उस सबों का आक्रमण में सबों ने ध्रुवदेवी की मांग करी थी जो रामगुप्त की पत्नी थी। ठीक है, उस रामगुप्त की पत्नी थी जो वो बहुत सुंदर, जो वर्ल्ड की जो सुंदर स्त्रियों में से मानी जाती है उनमें से थी ध्रुवदेवी। चंद्रगुप्त की प्रेमिका थी, बट शादी किसी हुई? रामगुप्त से। सबों का आक्रमण में रुद्रसेन तृतीया ने रामगुप्त से क्या शर्त रखी थी कि ध्रुवदेवी मुझे दे दे, मैं चला जाऊंगा, और इस शर्त को रामगुप्त ने मान भी लिया। बस ये बात किसी हजम नहीं हुई चंद्रगुप्त द्वितीय को, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने पहले तो अपने बड़े भाई का आक्रमण किया रामगुप्त पे, उसकी हत्या करी, और फिर सबों का आक्रमण किया और किसके हत्या करी? रुद्रसेन तृतीया। और उसके बाद में ध्रुवदेवी से दोबारा शादी करी, और लास्ट तो क्या हुआ? ये नेक्स्ट उत्तराधिकारी बना गुप्त वंश का, और एक पढ़ाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से लेकर 413 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से लेकर 413 ईस्वी तक। यहाँ तक क्लियर होया या नहीं होया? भाई यह स्टोरी आप याद हो गई होगी, लिख लियो। ठीक है, समझ में आ गई? याद रखना चंद्रगुप्त ये गुप्त वंश का सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। गुप्त वंश का सबसे महान शासक
गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन सा है? चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है। इसी के काल में 399 ईस्वी में एक चीनी यात्री आया था। 399 ईस्वी में इसी के दरबार में एक चीनी यात्री उणावी फाहियान किसके दरबार में आया था? विक्रम बोतावत चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। कब आया? 399 यह क्लियर हो गया। और पहला शासक है जिसने की रखी नवरत्न। नवरत्न रखने वाला पहला शासक कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और याद रखना पहला तो इसके नवरत्न लिखो कौन कौन से देखा। महाकवि कालिदास किसके दरबार में नवरत्न था? महाकवि कालिदास किसके दरबार में नवरत्न था? पहला नवरत्न लिखो महाकवि कालिदास। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महाकवि कालिदास किसके दरबार में कवि था और किसका नवरत्न था? चंद्रगुप्त सेकंड का। धन्वंतरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। धन्वंतरी। तीसरा देखो वराहमिहिर। ये सारी पढ़ने की बुक मकसद के मैंने लिखवाया है ना। वराहमिहिर के बाद याद रखना अमर सिंह। पांचवा लिखो शंकु। छठा बेताल भट्ट। सातवां लिखो बेताल भट्ट हो गया। सरपणक। आठवां अरिसेन। और लास्ट नौवां लिखो वरुत्सी। ये 9 के दरबार में के हैं नवरत्न। के है उसका कौन कौन से? महाकवि कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, सरपणक, अरिसेन और वरुत्सी। इसके दरबार में कितने नवरत्न है? 9। नवरत्न रखने वाला पहला शासक कौन सा है? कौन सा भी? चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा विकास हुआ था। हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा विकास किस शासक के टाइम को हुआ? हिंदू धर्म या हिंदू वंश। हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? किसके शासनकाल में हुआ? हिंदू धर्म का सर्वाधिक विकास इसी के शासनकाल में हुआ। और जब हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा विकास हुआ तो यहाँ पर इसको एक उपाधि दी गई। क्या एक उपाधि? परम भागवत की उपाधि। इसलिए इसे एक उपाधि मिली। कौन सी? परम भागवत। परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को क्यों मिली? क्योंकि हिंदू धर्म का सर्वाधिक विकास इसी के शासनकाल में हुआ था। और इसी ने रुद्रसेन तृतीय की हत्या करी। इसी ने रुद्रसेन तृतीय की
हत्या करके सबको बांटे गया विनाश करा। ठीक है, क्लियर हो गया। सबको का विनाश किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और यहाँ याद रखना, इसकी मृत्यु के बाद नेक्स्ट जो शासक बने हैं वो कौन बने हैं? इसी का बेटा कुमारगुप्त। ठीक है, और भारत में एक पॉइंट हो गया इसका। मतलब नवरत्न रखे ने पहला शासक जिसने नवरत्न रखे, हिंदू धर्म का विकास कराया, रुद्र सेन तृतीय के त्याग का सबों का विनाश कराया। यहाँ पर एक क्वेश्चन याद रखना, इसने जो पहला विक्रमादित्य है उसकी उपाधि याद रखियो, भारत का पहला विक्रमादित्य है। भारत का फर्स्ट विक्रमादित्य कौन सा भाई? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त भारत का पहला विक्रमादित्य किसे माना जाता है? और भारत में टोटल विक्रमादित्य कितने हुए हैं? भारत में टोटल विक्रमादित्य कितने हुए हैं? बता सको कितने? 14। इन 40 मत है पहला विक्रमादित्य तो, और 41 नंबर का हेमचंद्र विक्रमादित्य। याद रखना, हेमू या हेमचंद्र, हेम लिख ले या हेमू लिख ले, हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू। ठीक है, हेमचंद्र या हेमू, और इसे कहते हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य। 14वें नंबर का विक्रमादित्य है और लास्ट विक्रमादित्य है। पानीपत का पहला युद्ध है, दूसरा युद्ध है, दूसरा युद्ध किसके बीच में? हेमू और बैरम खां के बीच में। ठीक है, क्लियर हो गया। बैरम खां की मतलब क्या जहाँ आता है, हेमू हाथी में बैठा था और हेमू के आंख में तीर लग गया था, जिसके कारण हाथी से गिर गया था। और एक प्रकार से जीतने वाला होता है तो जनता ने देखा, इनकी सेना ने देखा कि हमारे राजा की मृत्यु हो चुकी। जब राजा की मृत्यु हो चुकी क्या फर्स्ट विक्रमादित्य है। ठीक है, क्लियर हो गया। जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो माना जाता है कि सेना ऑटोमेटिक आ गई, तो अफरा तफरी मच गई सेना में और वही वे आ गए। ठीक है ना, एक प्रकार से अगर आंख में तीर न लगता तो जीता जाता था, कोई नहीं हरा सकता था। और एक कोई को वहाँ 14वां विक्रमादित्य है। और पहला विक्रमादित्य कौन सा भाई? चंद्रगुप्त सेकंड। इसके बाद इसका नेक्स्ट उत्तराधिकारी बने हैं कुमारगुप्त। इसके बाद इसका नेक्स्ट उत्तराधिकारी कौन बना है? कुमारगुप्त। कब से कब तक? 413 से लेकर 413 से लेकर 454 413 ईस्वी से लेकर 454 ईस्वी तक कौन रहे हैं? कुमारगुप्त। याद रखना, कुमारगुप्त का ये क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कौन सा शासक है जिसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण करी? इसने भी उपाधि धारण करी थी, कौन सी? महेंद्रादित्य की उपाधि जिन्हें धारण करी, और इसी ने एक विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। इसने भारत का सबसे पुराना, या कह लो भारत का पहला विश्वविद्यालय
क्या नाम है का नालंदा। नालंदा कितना है? नालंदा यूनिवर्सिटी का जा। और नालंदा जो यूनिवर्सिटी है विश्वविद्यालय है उसको विनाश कह लो, उसका अंत किया गया था बख्तियार खिलजी ने। इसका या इसको कह लो इसको ध्वस्त किया गया था बख्तियार खिलजी। वो स्टोरी मैंने खुद बताई थी, बख्तियार खिलजी ने इसे क्यों ध्वस्त किया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय माना जाता अगर हमारे पास ये यूनिवर्सिटी होती तो आज हमारी जो कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री ना हो गए डेवलप कंट्री होती, क्योंकि इसमें इतने मतलब अपने पास एजुकेशनल सिस्टम था कि वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं था। और जब ये ध्वस्त हुई कई महीनों तक ये आग नहीं बुझी थी, लाखों करोड़ों की संख्या में इसमें बुक थी जो जलती रही थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होया या नहीं होया। और याद रखना जो ये यूनिवर्सिटी थी ना सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी थी और ये बौद्ध जो शिक्षा है उसके लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, और इसलिए से ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्धा कहलाती थी या कहते थे। और आज भी ने एक वहाँ ऑक्सफोर्ड ऑफ बुद्धा मतलब ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्धा। ठीक है, याद रखना जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसमें क्या था भाई, इसमें क्या था, यह बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थी। याद रखना बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थी। और इसे के कौन थे, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्धा। ठीक है, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्धा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया महायान। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और बख्तियार खिलजी ने ये और बता दो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कब कराया था 1204-5 में। 1204-5 में इसे कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, और कुमारगुप्त के बाद जो अंतिम महान शासक हुआ है वो हुआ स्कंदगुप्त। इसके बाद गुप्त वंश का अंतिम महाशासक स्कंदगुप्त। और ये लास्टी शासक माना जाता है। एक प्रकार से जो गुप्त वंश में इम्पोर्टेंट था 454 से लेकर 467 तक। और ये पता क्या क्वेश्चन आता है इसका ये क्वेश्चन आता है कि गुजरात में सुदर्शन जेल का निर्माण किसने करवाया था, पहले ये बताओ मुझे। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात में सुदर्शन जेल का निर्माण करवाया था। सुदर्शन जेल के तहत गुजरात में गिरनार। ठीक है, एक पहली बार जो सुदर्शन जेल है उसका जीर्णोद्धार कह लो क्योंकि मरम्मत करवाने का कितना काम कराया था स्कंदगुप्त ने कराया। उसके बाद याद करो लास्ट बार तो वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था। पहली बार किसने करवाया था, मैं भी बता के आया था पिछली क्लास में शायद कि सुदर्शन जेल का निर्माण पहली बार किसने करवाया था। अरे बताओ मैं, और कौन सा वंश था वो,
कौन सा था? 7 वानरों से, 7 वानरों से बताओ हैं? क्या नाम था? गौतमी पुत्र सतकर्णी है, गौतमी पुत्र सतकर्णी है, देख लियो। गौतमी पुत्र सतकर्णी और कोई है? कभी ना हो है, ये नहीं है, और एक कोई था, याद करो, याद करो फटाफट, 1 मिनट का नहीं है। पहली बार किसने करवाया? दूसरी बार किसने करवाया? दूसरी बार तो स्कंदगुप्त ने करवाया, पहली बार किसने करवाया था? रुद्रदामन ने। रुद्रदामन कौन से वंश का था? शक वंश का था भाई, शक वंश का शासक रुद्रदामन ने पहली बार क्या करवाया था? जीर्णोद्धार मरम्मत करवाने का काम किया था। किसका? सुदर्शन देव का। और सुदर्शन देव के मरम्मत की न करवाई, सॉरी दूसरी बार की न करवाया था स्कंदगुप्त ने। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? पक्का यहाँ पर लिख लियो वैसे। दूसरी बार है सुदर्शन की मरम्मत किसने करवाई थी? स्कंदगुप्त ने। ठीक है। और स्कंदगुप्त के काल में एक आक्रमण हुआ था, ऊणों का आक्रमण। ऊणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? स्कंदगुप्त। और जैसे ऊणों का आक्रमण हुआ है, गुप्त वंश तितर हो जाए, एक प्रकार का कमजोर हो जाए। ठीक है। और स्कंदगुप्त को कोण के करते हराते हैं, लेकिन गुप्त वंश थोड़ा थोड़ा फिर भी चलता रहे। और गुप्त वंश का जो लास्ट शासक है वो है कौन भाई? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को गुप्त वंश का अंतिम शासक माना जाता है। और विष्णुगुप्त को कुमार गुप्त थर्ड भी कहते हैं। ठीक है। कुमार गुप्त थर्ड या विष्णुगुप्त को के वहाँ गुप्त वंश का अंतिम शासक है। और गुप्त वंश का अंतिम सबसे महाशासक कौन सा होया? अंतिम शासक जो महाशासक कहलाया वो स्कंदगुप्त है। और गुप्त वंश का सबसे महाशासक कौन सा भाई? चंद्रगुप्त सेकंड। और चंद्रगुप्त सेकंड ने कौन सी उपाधि? विक्रमादित्य या विक्रमांक। ठीक है। और कविराज किसे? समुद्रगुप्त को। विक्रमांक समुद्रगुप्त था। ठीक है। और विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड। और इसने हिंदू का सबसे ज्यादा क्या करा था? हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा क्या करा था? विकास करा था। इसलिए चंद्रगुप्त सेकंड को क्या की उपाधि दी थी? परम भागवत की याद में, वो परम भागवत था। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड और विक्रमांक समुद्रगुप्त। ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आएगी? ये अपना गुप्त वंश कंप्लीट हो गया। आज इतना ही होगी हिस्ट्री में। और अपन पूरा गुप्त वंश कर लिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मस्त टॉपिक है। ये आपकी जो एंशिएंट इंडिया है वो मैक्सिमम 2 दिन की रहेगी, 3 दिन की रहेगी होगी। वैसे 3 दिन में एंशिएंट इंडिया कंप्लीट कर देंगे। आपने देखा होगा कितनी क्लास में एंशिएंट इंडिया कंप्लीट होगी? कई क्लास होगी 10-12 तो एस्टिमेट कितनी होगी? 3 क्लास में एस्टिमेट आपकी क्या हो जाएगी? एंशिएंट इंडिया खत्म हो जाएगी। ठीक है। आज इतना ही, और फिर अपन आगे करेंगे स्टार्ट कल।